ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तुम्हें पता होगा, चीजों को सही जगह पे रख देना या जो जहां पे रहना चाहिए उसको उस जगह पे अरेंज कर लेना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अब बिजनेस में, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, रोल डिजाइन किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सा रोल है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रोल हो सकता है। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग में लेबर मजदूर का काम करेगा, कोई फॉरमैन का काम करेगा यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम करेगा, कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम करेगा, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करेगा। ये हमारे पास अलग अलग रोल हैं लोगों को देने के लिए। अब इस रोल के लिए हमारे पास अगर लोग होंगे, पहले से अगर लोग हैं तो उनको वो रोल दे दो, अगर पहले से लोग नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अरेंज करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और उनको वो काम देंगे। तो बुलाने को स्टाफिंग बोला जाता है, जो अगले में पढ़ेंगे हम। सुनो, तो सुटेबली स्किल्ड पीपल को वहां पे रखते हैं। डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप का मतलब कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ये डिसाइड किया जाएगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स सो दैट एम्बिग्यूटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड। तो कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कतें ना आए, इसके लिए हम सबका रोल डिसाइड करेंगे और उसके साथ ही एक उनका इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कि कौन किसका जूनियर रहेगा और कौन किसका सीनियर रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। ये सारा ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन गोल क्या होता है? तो इनेबल पीपल, लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि हमारा जो कॉमन पर्पस है, हमारा जो कॉमन गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको अचीव किया जा सके। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या स्टेप होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है? तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि हम सबसे पहले अपने काम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम है और उसके हिसाब से हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं लोगों के बीच में। ठीक है। दूसरा काम होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इस काम को करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट की जरूरत होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज, अब किसको क्या काम करना है उसको ड्यूटी असाइन कर दिया जाता है, लोगों को बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और फोर्थ नंबर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब कि कौन किसका जूनियर होने वाला है और कौन किसका सीनियर होने वाला है, कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। इस चीज को हम डिफाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल्स में कि जो हमारा ये यूनिटी इन कमांड होना चाहिए, है ना, कि जो ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए वो एक ही होना चाहिए, चार लोग एक ही आदमी को ऑर्डर ना दे। तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो इस स्टेप्स को याद करने के लिए तुम एक निमोनिक्स याद रख लो, आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D for departmentalization, A for assessment of assignment of duties and E for establishing reporting relationship। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा तुम्हें। आइडिया क्या है? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है, तो ये चार हैं। उसके बाद देखो इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस को कैसे याद रखेंगे? आवर ABCD इजी है। ठीक है, मतलब हमारा जो ABCD है ना वो इजी है, आवर ABCD इजी। सुनो, तो आवर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम। ठीक है, तो आवर। उसके बाद ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब हो गया कि अगर कोई चेंज आ रहा है, तुमने पढ़ा है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना, तो मैनेजमेंट डायनामिक होना चाहिए। तो अडॉप्शन टू चेंज यानी कि कोई भी चेंज हो रहा है मार्केट में तो उसको हम अडॉप्ट कर सकें। उसके बाद बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हम लोगों को जो वर्क डिवाइड करेंगे ना वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जो जिस चीज में जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसको वो रोल दे दिया जाएगा। तो बी फॉर हो गया। उसका सी फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो वही स्टैब्लिश करेंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि किसके साथ किसका क्या संबंध रहेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। ये अगर क्लियर रहेगा तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो क्लैरिटी हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद। सी हो गया। फिर डी फॉर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल।
ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल मतलब होता है कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका खुद का डेवलपमेंट होगा। जब तुम किसी को स्पेशल काम दे देते हो ना, स्पेशलाइज्ड वर्क दे देते हो, तो वो आदमी उस काम को कर करके उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल हो गया तुम्हारा। डी के बाद ई फॉर क्या होता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अब देख रेख सही सलामत हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, तो कोई गलत काम ना करे, कोई अगर जल्दी काम करके या फिर आलसपन दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसका सीनियर उसको डांट सकता है, कोई और नहीं डांटेगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा सही हो जाता है। और जी फॉर क्या होता है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि जब हमारा सब काम सही चल रहा है तो एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो तुम्हें याद रहेगा आवर एबीसीडी इजी, ठीक है। चलो अगला देखो। हाँ अभी कोड बना रखा था, कोड बना रखा था, अभी कोड। ओके ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन, तुमने सुना है, पहले एक बात समझा देता हूं मैं तुम्हें, एक होता है एक्सपेंशन और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन, जब हम एक ही बिजनेस को बहुत आगे तक खींच के ले जाते हैं, ये क्या कहलाता है? एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे कि तुम मैगडी को देख लो, जो बर्गर बेच रही है, पूरे दुनिया में बर्गर बेच रही है। तुम्हारा ये डोमिनोज ले लो, पूरी दुनिया में पिज्जा बेच रही है। तो इनका एक ही बिजनेस है और एक ही बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड में एस्टैब्लिश कर रखे हैं, ये एक्सपेंशन है। वहीं पे जब हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग कैटेगरी का बिजनेस होता है, अलग अलग तरह का बिजनेस होता है। जैसे टाटा हो गया अपना, है ना, जैसे रिलायंस हो गया, तो इनके पास अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस है, ठीक है। कोका कोला का देखा है कभी दूसरा बिजनेस? कोई नहीं होता, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहे हैं। लेकिन टाटा का नमक भी आता है, टाटा का एरोप्लेन भी आता है, ट्रक भी आता है, जो ढूंढोगे वो सब मिल जाएगा तुम्हें टाटा के कंपनी का, ठीक है। अब जब जब जिस कंपनी का एक्सपेंशन हो रखा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बहुत आगे तक गया है, उस कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, वैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पे भी डिविजनल ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एक अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वहां पे एक ही काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, यानी कि एक ही काम कर रही है कंपनी, किसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो जब एक ही प्रोडक्ट है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट का, और परचेजिंग होगा या फिर सेलिंग होगा। जो भी डिपार्टमेंट होगा एक ही डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में कौन आ जाता है? तो हमारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस आ जाता है, जिसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग कमोडिटी में डील कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो जब कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है तो उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो उन्हें अलग कंपनी के लिए अलग टीम बनाने की जरूरत होती है। जैसे टाटा का ले लें तो टाटा साल्ट, टाटा टी, या फिर तनिष्क, जो भी है टाटा का, तो उन सब अलग अलग बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें एक अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही फंक्शन होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग फंक्शन होगा। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर तो इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। आई बात समझ में? अलग अलग बिजनेस का अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा यहाँ पे, और वहां पे एक ही फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, एक ही फंक्शन होगा, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। याद रहेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या समझते हो? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि जब काम को रिपोर्टिंग अथॉरिटी के हिसाब से, जो हमने लास्ट काम पढ़ा था एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो वो जो सही ढंग से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है वो हमारा क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization structure that is designed by management to accomplish organizational goal। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिजाइन किया जाता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी
and responsibility is clearly defined and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal। तो यहाँ पे किसका क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, ये सारा चीज डिसाइड कर दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पे एज के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बोलते हैं, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बोला जा रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय का अपना एक नेटवर्क होता है, जैसे कि तुम कहीं पे काम करते हो, अब मान लो कि तुम इस क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर फॉर्मल रिलेशनशिप की बात करें तो तुम सारे 12th वाले फॉर्मली एक दूसरे के दोस्त हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 11th में दोस्त नहीं होगा, 11th में भी दोस्त होगा, वो तुम्हारे अपने हिसाब से है, वो फॉर्मली नहीं है, वो इनफॉर्मली है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हो सकता है कि जो तुम्हारा मैनेजर है वो तुम्हारा मैनेजर है, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है बचपन से, तो जो तुम्हारा इनफॉर्मल रिलेशन होगा उसमें तुम उसको भाई भाई बोलोगे, भाई क्या काम करना है, कैसे काम करना है, लेकिन जब बात आएगी फॉर्मल रिलेशनशिप की तो वहां पे तुम उसको सर बोलोगे, है ना, या फिर वो तुमसे काम करवा सकता है ना। तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप ऑटोमेटिक लोगों के खुद से बिल्ड किया जाता है। एक इसको तुम वो बोल सकते हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, कि लोग अपनी मर्जी से दोस्ती कर लेते हैं, किसी के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जिसको जिसके साथ बनता है उसके साथ दोस्ती कर लिया, है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग एक साथ मिलते हैं। एक लड़का, एक एम्प्लॉय जो था वो अपने बॉस का तारीफ कर रहा था, है ना, वहीं पे जिसके सामने वो तारीफ कर रहा था वो भी बॉस का बहुत अच्छा तारीफ कर रहा था, एकदम अच्छी अच्छी बातें फैला रहा था बॉस के बारे में। ठीक है, अब देखा कि यार दोनों भाई का तो सेम से मैच कर रहा है, वो अलग डिपार्टमेंट का, ये अलग डिपार्टमेंट का, फॉर्मली कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल रिलेशन यहाँ पे बन के रेडी हो गया, है ना। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल रिलेशन। इसके लिए हमें कोई पोस्ट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई किसी के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विथ सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स, मूवीज, फिल्म्स, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनफॉर्मल ग्रुप में आ जाता है कि हाँ भाई तू भी बिहारी मैं भी बिहारी, चल दोस्ती कर लेते हैं, तू भी यहाँ का मैं भी यहाँ का, चल दोस्ती कर लेते हैं, है ना। मतलब जो जहां से है वो अपना दोस्ती उसके साथ कर लेते हैं। होता है ना ये कि कम्युनिटी के हिसाब से कि हाँ भाई दोनों भाई भाई। चलो, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया हमारा। अब डेलीगेशन आता है। डेलीगेशन का मतलब पता है, जब हम अपने काम को क्या कर लेते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, यानी कि किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं अपना काम, तो क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो जब हमें अपना काम खुद से नहीं करना होता तो हम अपना काम अपने जूनियर को दे देते हैं, उसी को डेलीगेशन बोला जाता है। लेकिन उसके साथ ही कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा के देते हैं कि तुम इस काम को करोगे लेकिन तुम इस तरह से ही करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन होता है, हम अपने काम को क्या कर लेते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। अगला देखो, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देता है, काम सौंपता है, तो वो क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या क्या आता है, तो अथॉरिटी भी आता है, यानी कि उस काम को करने का अधिकार। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम को करने का, जब कहीं पे भी तुमने देखा होगा कि अथॉरिटी जाता है तो साथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाता ही जाता है, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलता ही है, लेकिन डेलीगेशन के केस में एक और चीज मिलता है, अकाउंटेबिलिटी, कि अगर तुम उस काम को नहीं किए या इस काम को करने में कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसका टोटली जिम्मेदारी कौन ले रहा है, जिसको काम ट्रांसफर किया है उसी पे वो सारी जिम्मेदारी जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। इस काम को करने की जिम्मेदारी किसी और की हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी और की होगी। लेकिन जब डेलीगेशन होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाता है, यानी कि काम को करना तो तुम्हें है ही, साथ के साथ इस काम को सही ढंग से करना है, नहीं तो नुकसान तुम्हारा होगा। जैसे मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं। तुम एक दुकान में जाते हो, सामान खरीदते हो और उसको खुद से कैरी करके ला रहे हो, ठीक है,
तो उस सामान को घर तक सही पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तुम्हारा है। अकाउंटेबिलिटी किसका है? तुम्हारा है। ठीक है, तुमने अमेजोन से सामान ऑर्डर किया, अमेजोन वाले तुम्हारे घर पे सामान भेज रहे हैं, रास्ते में टूटा हुआ सामान निकला, है ना, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसका है? अमेजोन वालों की, है ना। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि अगर टूटा फूटा सामान रहेगा तो नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। वहीं पे हम दुकानदार को बोलते हैं सर आप हमारा सामान भेज दो, दुकानदार बोलते हैं सर हम सामान तो भेज देंगे लेकिन आपके सामान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रास्ते में टूट फूट हुआ वो आपका नुकसान होगा। तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है लेकिन अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है। आई बात समझ में? चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, तो एक आदमी के काम करने का जो वर्कलोड है ना वो थोड़ा कम हो जाता है डेलीगेशन की वजह से। फिर एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, तो जब हम एम्प्लॉय को अपना काम देते हैं, ऊपर का काम देते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी होता है। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, तो जब हमारा वो काम कर रहा है तो उसको उस काम के बारे में नॉलेज भी हो गया होगा, थोड़ा बहुत जानकारी हो गया होगा, तो वो क्विक डिसीजन भी ले सकता है और या फिर हम उस काम को लेके क्विक डिसीजन ले सकते हैं। फिर हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट का मोरल बढ़ जाता है कि यार बॉस ने अपना काम मुझे करने को दिया, ये बड़ी बात होती है। मान लो कि बॉस खुद मीटिंग करता था पहले, अब उसको लग रहा है कि यार मेरा जो जूनियर है ना वो काम कर लेगा, वो मीटिंग कर सकता है, तुमको भेज दिया एक दिन मीटिंग करने के लिए, तो तुम्हें खुशी मिलेगा ना कि यार मुझे काम करने को मिला है, मुझे मीटिंग करने को मिला है। तो ये क्या हो गया हमारा हाई मोरल टू सबऑर्डिनेट्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, तो जब काम सौंपा जाता है किसी को तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है अलग अलग लोगों में, जो उनके ऑथोरिटी के हिसाब से उनको काम दे दिया जाता है, उनके पोजीशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम सबको दे दिया जाता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट to the lower level all authority except the one which can be exercised as central point। तो यहाँ पे सारा अथॉरिटी नहीं दिया जाता है, जो हाईएस्ट लेवल का अथॉरिटी होगा वो किसके ऊपर रहेगा? बॉस के पास रहेगा। फिर वो अपना कुछ अथॉरिटी किसी और को दे देगा, कुछ अथॉरिटी किसी और को दे देगा। जैसे कि तुम अपने घर में देख लो, घर में भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता है ना। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है? तो मान लो कि तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए तो तुम मम्मी से पैसे मांग सकते हो, 150 500 तक का एक लिमिट होता है कि मम्मी इतना पैसा दे सकती है। तुम्हें अब मोबाइल चाहिए, है ना, तो मोबाइल के टाइम पे मम्मी हाथ खड़ी कर देगी, मम्मी बोलेगी मेरे से मत पूछ, पापा के पास जा, है ना। तो पापा के पास गया, तो यहाँ पे मम्मी के पास एक लिमिटेड पावर था, उससे ऊपर का पावर पापा के पास है। पापा को बोला पापा मोबाइल दिलवा दो, पापा मोबाइल दिलवा देंगे। बोलोगे बाइक दिलवा दो, पापा के पास पैसा होगा, बाइक भी दिलवा देंगे। तुम बोलोगे पापा जमीन बेचना है, पापा 2 थप्पड़ लगाएंगे, बोले जमीन बेचेगा, है ना। तो अभी तुम जमीन बेचने के लिए किसके पास पापा पकड़ के ले जाएंगे? कान पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे दादाजी के पास। देखिए क्या बात कर रहा है ये, ठीक है। हाँ, दादा नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें दादा है, ठीक है। सुनो, हाँ, दादी के पास जो भी हायर अथॉरिटी रहेगा उसके पास जाया जाएगा। उसके पास जाने के बाद उनको पूछा जाएगा कि ये लड़का बिजनेस करना चाहता है, जमीन बेचना चाहता है, बेचने देंगे आप? दादाजी बोलेंगे जाके नौकरी करो, कोई जमीन बेच के बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथोरिटी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब थोड़ा थोड़ा ऑथोरिटी सबके पास दिया गया। हाईएस्ट लेवल का ऑथोरिटी बॉस के पास होता है, उससे लोअर लेवल का यही चीज हर जगह होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हाईएस्ट लेवल का ऑथोरिटी होता है, लेकिन हाईएस्ट लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। उससे नीचे आओगे तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास एक डिपार्टमेंट का ऑथोरिटी होता है, और वहीं पे जब तुम फॉरमैन के पास जाओगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास जाओगे, तो उनके पास बस अपनी टीम को लेके कुछ अथॉरिटी दिया रहता है। ठीक है, और जब वर्कर के पास जाओगे तो उनके पास भी थोड़ा बहुत अथॉरिटी होता है, बस अपने काम को लेके, मैनेजमेंट को लेके उनके पास अथॉरिटी नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे सबके पास काम बांट दिया जाता है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब समझो इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर क्या आता है? इनिशिएटिव दिमाग में आता है नया नया काम करने का, है ना। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द सबऑर्डिनेट एज दे गिव फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। तो अपना डिसीजन लेने के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें गूगल का। गूगल में क्या होता है कि सैटरडे को आई थिंक वो बुलाते हैं गूगल वाले, अपने एम्प्लॉइज को बिठाते हैं, उनसे काम नहीं करवाया जाता, उनको बस बैठा के बुलाया जाता है, आप डिस्कस करो, कुछ इनोवेशन करना है इनोवेशन करो, R&D करो, जो करना है करो, और दिमाग चलाओ बस। तो इसी दिमाग चलाने के क्रम में इन्होंने जीमेल का वो कर दिया था, डिस्कवरी कर दिया था। जीमेल जो है वो बस इसी से आया है। यानी कि जो काम को थोड़ा बांट दिया जाता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार मैं अपने काम को और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकता हूँ।
बोलो कुछ बोलना। R&D मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने शार्क टैंक देखा तो उसमें भी ऐसा बोला। अभी तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें शायद, अभी अभी अभी, हाँ रुक जाओ दिखाता हूँ, अभी पढ़ाया था या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है चलो आगे देखते हैं, बातचीत नहीं। डेवलप्स मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का टैलेंट आ जाता है लोगों के अंदर काम करने का। जब वो थोड़ा बहुत डिसीजन लेना सीख जाते हैं तो आगे उनको प्रमोट कर दिया जाता है, जब अच्छा डिसीजन लेने लग जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे हो जाता है, तो क्योंकि सबको अपना काम पता है, सबको उसके बारे में पता है सारी चीजें, तो डिसीजन लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसके बाद है रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ी सी राहत मिलती है, सारा काम। अब 5 रुपए मांगना है, टॉप मैनेजमेंट के पास जा रहे हो, सर 5 रुपए दे दो, चाय पीना है, अच्छा लगेगा नहीं ना, तो वो काम किसी और को सौंप दिया, कंटेंट को दे दिया, देख तू पेटी कैश बुक बना, जो पैसा मांगने आए दे देना, बस लिखते जाना सब कुछ, है ना। तो इससे क्या हो गया, उसको रिलीफ मिल गया थोड़ा बहुत। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ग्रोथ की फैसिलिटी मिल जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपना दिमाग लगा के काम कर रहे हैं। एक दिमाग लगाए तो और 100 लोग दिमाग लगाए तो ज्यादा ग्रोथ होगा ना, 100 दिमाग लगेगा तो सही ढंग से ग्रोथ होगा, ठीक है। और बेटर कंट्रोल भी बेटर रहता है, क्योंकि पता है ये बंदा इस काम को करता है, जब भी कुछ गड़बड़ होगा इसी को जाके पकड़ूंगा, है ना, तो ये होता है बेटर कंट्रोल। उसके बाद डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस खुद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवर, इस चैप्टर को कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं अब।